दोस्तों, मैं सुनील। जैसा कि समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इस मुद्दे पर फिर से बहस शुरू हो गई है। बीती 27 जून को भोपाल में बीजेपी के देश भर के कार्यकर्ता जुटे थे। कार्यक्रम का नाम था मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की वकालत करते हुए कहा था, अगर एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून होगा तो क्या घर चल सकता है? देश दोहरी व्यवस्था से कैसे चलेगा? हमें याद रखना चाहिए, भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकारों की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मौकों पर कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कह चुका है। इससे पहले भी 14 जून को 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन ने आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से UCC पर 1 महीने के भीतर राय देने के लिए कहा था। अदालतें भी कई मौकों पर UCC लागू करने की सिफारिश करती रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में संविधान और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया था। इसलिए जब UCC का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, यह एक विधि है जो एक समान सिविल कोड के लागू होने की अवधारणा पर आधारित है। UCC का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को एक समान और न्याय संगत स्थिति में रखना है। अन्य धार्मिक और व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत करके UCC के लागू होने से विवादित मुद्दों पर समाधान प्राप्त होगा, जैसे शादी, तलाक, विधवा पेशेवरता, संपत्ति। जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि भारत का संविधान UCC के विषय में क्या कहता है। संविधान सभा पर इस मसले पर क्या बहस हुई थी और उसमें किसने क्या और कैसे कहा था? संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोरदार बहस हुई थी। देश उस समय बंटवारे की त्रासदी से गुजर रहा था। अविश्वास और कौमी हिंसा का माहौल था। देश में समान नागरिक संहिता लागू करना एक चुनौती थी। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग पहले ही कहते थे कि गर एस के हिंदुओं की सरकार मुसलमानों को इस्लाम के हिसाब से जीने नहीं देगी। उनके लिए भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। ऐसी स्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया गया कि कभी भविष्य में उस पर कानून बनाकर लागू किया जा सकेगा। उसके बाद UCC हमेशा से सियासी बहसों और चुनावी राजनीति के केंद्र में रहा है। 23 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठा। इसे बम्बई, अब मुंबई से संविधान सभा के सदस्य कांग्रेसी मीनू मसानी ने प्रस्तावित किया। आर्टिकल 35 में UCC की बात कही गई और इस मुद्दे पर संविधान सभा में जोरदार बहस छिड़ गई। मुद्दा उठने के अगले दिन 24 नवंबर 1948 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने संविधान सभा की इन बहसों को ए सीरीज ऑफ फुल ब्लडेड स्पीचेस, जोरदार बहसों की श्रृंखला कहकर छापा। किसने समर्थन किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहले महिला सदस्यों से समर्थन मिला। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। इनमें हंसा मेहता शामिल थीं। उन्होंने मौलिक अधिकार उपसमिति के सदस्य के तौर पर UCC की पैरवी की। उनके अलावा राजकुमारी अमृत कौर, डॉ. भीमराव अंबेडकर, मीनू मसानी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मुखर समर्थन किया और इसके पक्ष में जोरदार बहस की। जवाहरलाल नेहरू समेत लगभग पूरी कांग्रेस भी UCC लागू किए जाने के समर्थन में थी। हालांकि आज कांग्रेस इसके विरोध में तर्क दे रही है। किसने किया विरोध? संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध सबसे पहले मद्रास के सदस्य मोहम्मद इस्माइल ने किया। वो 5 मुस्लिम सदस्यों मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग, बिपोकर साहब, अहमद इब्राहिम के समूह में शामिल थे जो UCC के खिलाफ संशोधन लेकर आए थे। इसके अलावा इनक़िलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले उर्दू शायर मौलाना हसरत मोहानी ने भी बहस में हिस्सा लिया था। उन्होंने भी UCC का विरोध किया था। विरोध करने वाले ज्यादातर लोग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग (एमएल) के सदस्य थे। इस समूह का तर्क था कि समान नागरिक संहिता लागू करना अन्यायपूर्ण होगा। सरकार को किसी समुदाय के नागरिक कानूनों (पर्सनल लॉज) में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि भारत विविधताओं से भरा देश है। अंग्रेजों ने भी यहाँ की जनता के धार्मिक कानूनों को नहीं छुआ, तो फिर आजाद भारत की सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों की तरफ से इसी तरह की हंगामाखेज बहस हुई थी। काजी करीमुद्दीन,
रागिब अहसन जैसे और भी नेता ओसीसी का विरोध कर रहे थे। उनके सभी के तर्कों का लुब्ब-लुबाब यही था कि 1. यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में प्रस्तावित धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। 2. समान नागरिक संहिता से मुस्लिम समुदाय में वैमनस्यता पैदा होगी। 3. धार्मिक समूहों की अनुमति के बिना उनके निजी कानूनों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। संविधान में ओसीसी संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP दिए गए हैं। इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। इसके अनुसार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानना जरूरी है। ये आदर्श सिद्धांत हैं। इन्हें ध्यान में रखकर सरकारों को नियम कानून और नीतियां बनाने के निर्देश हैं। सरकार या कोई भी नागरिक इनका पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बाध्य नहीं। नीति निर्देशक तत्व कोड ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की आदर्श स्थिति है। इसके लिए कहा गया है, अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करता है तो लोक कल्याण और सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों को कोड ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल बनाने के लिए इसके अनुच्छेदों पर अलग से कानून बनाने की आवश्यकता होती है। उसके पहले ये आर्टिकल सरकार और नागरिकों को सलाह मात्र माने जाते हैं। कई बार नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार आमने सामने आ जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व बनाम मौलिक अधिकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों आर्टिकल 25-28 के खिलाफ बताया जाता है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आदर्श स्थिति में एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, लेकिन कई बार इनके बीच संघर्ष और विवाद की स्थिति बनी है। दरअसल ये एक तराजू के दो पलड़े हैं। इनके बीच संतुलन बनाकर चलना सरकारों का काम है। किसी एक पक्ष पर अधिक ध्यान देने से दूसरे पक्ष का संतुलन बिगड़ता है और मामले अदालतों तक पहुंचते रहे हैं। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच विवाद संसदीय बहसों और न्यायिक निर्णयों के आधार पर समझे और निपटाए जाते हैं।